When aunt is dead, her terrified hand will lie. When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब कभी आंट मरेंगी, स्वर्गस्थ होंगी, तो टेरिफाइड मतलब भयानक, खतरनाक, घबराहट से बहुत जो घबराई हुई हाथें जो हैं, टेरिफाइड, हर टेरिफाइड, यू टेरिफाइड मी, तुमने मुझे डरा दिया। तो उनका जो हाथ है जो बहुत घबराहट का प्रतीक हो रहा है, क्योंकि हाथ लगातार कांप रहा है, कंपन है। दे विल लाई, वो हाथ झूठ बोलेंगे। कौन से हाथ? आंट जेनिफर के हाथ। कब झूठ बोलेंगे? जब वो मर जाएंगे, क्योंकि जब जिंदा हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, जब मर जाएंगे तो हाथ स्थिर हो जाएंगे। ये स्थिर हाथ कुछ झूठ बोलेंगे। दैट इज व्हाट पोएटिस इज ट्राइंग टू से। ये जो हाथ जो रुक गए हैं, थम गए हैं, निश्चल हैं मौत के बाद, ये सच्चाई नहीं है। ये जो रुक गए हैं ये झूठ है, क्योंकि वास्तव में वो तो उसके हाथ कंपन होते थे लगातार। Still ringed with ordeal, she was mastered by. Still, मरने के बाद भी, रिंग्ड मतलब पहने हुए, क्रिया बना दिया है। टू रिंग मतलब अंगूठी पहनाना, एंड रिंग्ड मतलब अंगूठी पहनाया हुआ। वे जो हाथ हैं जिसमें अंगूठी पहनी हुई है, विथ ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मतलब कठिन यातनाएं, घटनाएं, कठिन अनुभव, कड़वे अनुभव। शी वॉज मास्टर्ड बाय, शी वॉज मास्टर्ड बाय का अर्थ क्या है? पति। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल, शी वॉज मास्टर्ड बाय। मरने के बाद भी उसके ये स्थिर हाथ झुठलाते रहेंगे, कुछ गलत बताते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। वे हाथ जिसमें अभी भी अंगूठी है, वे हाथ, उनसे ये पता नहीं लगेगा कि उसके मास्टर ने उसे कितनी तकलीफें दी हैं, हस्बैंड ने कितनी तकलीफें दी हैं, यातनाएं, दर्द, चाहे हस्बैंड के माध्यम से, चाहे समाज के माध्यम से। यहाँ पर चूंकि रिंग की बात हो रही है, हम हस्बैंड की बात कर। शी वॉज मास्टर्ड बाय हुम? बाय हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड जो उसका मालिक था, तो उसकी यातनाओं का यहाँ जिक्र है। उसके द्वारा दी गई तकलीफें, उसके द्वारा दी गई कड़वाहट, ये सब का असर उसके हाथ पे था, जो हाथ उसके कांपते थे, भयाक्रांत रहती थी, डरी रहती थी, सहमी रहती थी, दबाव में रहती थी। पूरी जिंदगी उसने ऐसी निकाली। स्टिल रिंग विद ऑर्डियल, शी वॉज मास्टर्ड बाय। ऑर्डियल्स मतलब यातनाएं, तकलीफें, दिक्कत, और टू मास्टर मतलब मालिक बनना, और एक होता है टू मास्टर मतलब आई हैव मास्टर्ड दिस सब्जेक्ट, मैंने इस विषय पर अपनी पूरी पकड़ मजबूत कर ली है। तो यहाँ पर शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो हस्बैंड का यहाँ एक रोल है। आंट जेनिफर के पति की ओर इशारा है, उनके व्यवहार की ओर। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जेनिफर जो आंटी हैं, उनकी उंगलियां फ्लटर थ्रू हर वूल। वूल क्या है? वही कपड़ा, वो वूलन कपड़ा है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोएटिस इज फ्रॉम अमेरिका, शी इज टॉकिंग अबाउट आंट जेनिफर, who also must be of the same nationality. America being a cold country, use of wool is common there. So the cloth being used as a screen is woolen. So the poetess says that Jennifer की जो उंगलियां हैं वो हिल रही हैं, फ्लटर कर रही हैं। वो जब कढ़ाई कर रही हैं, कढ़ाई कैसे करते हैं? सुई को डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, और
बड़ा प्रिसीशन चाहिए उसमें, कहीं भी सुई को डाल के कहीं से भी निकालना ऐसा नहीं होता, बहुत प्रिसीशन चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी कैलकुलेटेड, ईच prick of the needle on the wool, on the cloth is very very measured. And so here जेनिफर आंटी की उंगलियां जो हैं वो क्या हो रही हैं, हिल रही हैं, बहुत स्थिर नहीं हैं, उसमें थोड़ी घबराहट दिख रही है, जैसे थरथरा रही हैं, हिल रही हैं मतलब थरथरा रही हैं। Find even the ivory needle hard to pull. Find even the ivory needle hard to pull. क्या मतलब हुआ? आइवरी मतलब हाथी दांत। हाथी दांत का जो फाइन नीडल है, फाइन मतलब बारीक, एंड फाइंड इवन द नीडल हार्ड टू पुल, जब उसको सुई को ऐसा डालना है, उसके बाद जब निकालना रहता है तो ऊपर ऐसा खींचना होता है नीडल को, उसको भी निकालने में उनको तकलीफ हो रही है। हार्ड टू पुल, खींचने में उसको भी तकलीफ हो रही है। क्यों? उनके हाथ थरथरा रहे हैं, स्थायी नहीं हैं, या तो घबराहट के कारण या किसी कारण से उनका हाथ जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, और वो अपना बिजी हैं उसी में, टांके लगाने में और उसको निकालने में। लेकिन आइवरी की नीडल जो इतनी फाइन रहती है, इतनी बारीक रहती है और इतनी स्मूथ रहती है, वो भी कपड़े से उसको निकालने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मतलब भारी भरकम, वजन किसका? अंकल का। अंकल कौन हुए? आंट जेनिफर के हस्बैंड, उनको पोएटिस ने अंकल कहा है, और इसीलिए कैपिटल में यू है। अंकल का यू इज इन कैपिटल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। व्हाट इज द वेडिंग बैंड? वेडिंग माने विवाह, विवाह का बैंड जो होता है, पट्टा। सामान्यतः विवाह का पट्टा जो होता है वो रिंग रहता है, अंगूठी। अब पोएट को देखिए क्या कह रही हूँ। पोएट कह रही हैं मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये क्या अंगूठी का वजन बहुत होता है क्या? या यदि मैं कमर बंद जैसे पट्टे की भी बात करूं तो क्या पोएट उसको भारी बोलेगी? पर यहाँ पोएटिस ने कहा है कि भारी वजन है। किसका? उस रिंग का वजन बड़ा भारी पड़ रहा है, मानो उसके हाथ इसीलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो शादी का जो रिंग है, विवाह का जो रिंग है, उसका वजन बहुत लग रहा है उसको। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। हाथ में ये जो भारी वजन है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। आप सोच रहे होंगे पोएटिस कौन से अंगूठी की बात कर रही है जो इतना भारी है कि हाथ नहीं चल पा रहा है? ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग हिडन मीनिंग। इसके भावार्थ को हमको समझना होगा। तो बिफोर आई प्रोसीड अगेन, फर्स्ट 4 लाइन्स आर अबाउट द टाइगर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइगर के बारे में है और इसकी विशेषताएं के बारे में। पहली 4 पंक्तियां, कैसे चलता है, कैसा बहादुर है, कितनी शानदार उसकी चाल है, बड़े झुंड में बड़े शानदार चलता है, किसी से भी डरता नहीं, निडर है, शिकारी से भी नहीं डरता, और मस्त छलांग लगाता है, जंगल का राजा है, डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन, शौर्य दिखाई देता है। ये पंक्ति आपको याद रखनी होगी कि टाइगर के माध्यम से कवियत्री ने कुछ क्वालिटीज की चर्चा की है। टाइगर को अब आप दरकिनार कर सकते हैं। यू कैन कीप द टाइगर असाइड एंड जस्ट रिमेंबर एंड इमेजिन द क्वालिटीज दैट द पोएटिस हैज हाईलाइटेड इन दिस पोएम। आपको वो क्वालिटी को आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा जो कवियत्री ने इस कविता की प्रारंभ की 4 लाइनों में बताई हैं, विशेषताओं को। The next 4 lines are about Aunt Jennifer, that she is doing something.
शी इज मेकिंग दिस एनिमल ड्राइंग, कढ़ाई कर रही हैं वो, लेकिन ऐसा करते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां कांप रही हैं। एंड देन पोएटेस सेज कि शायद ये उंगलियां वेडिंग रिंग के वजन के कारण कांप रही हैं। वेडिंग रिंग जो उसके हस्बैंड ने उसको पहनाया होगा विवाह के समय। हमारे समाज में भी ये कस्टम है कि विवाह की सुनिश्चितता के लिए बिफोर मैरिज एक्सचेंज ऑफ वेडिंग रिंग्स होता है। 7 फेरे और वेडिंग रिंग को देना, पहनाना, ये विवाह पूरे होने की प्रक्रिया की निशानी है। So the poetess here in the second 4 lines, she is talking about what the woman is doing and how she is doing. एक और टाइगर ना शानदार मस्त चाल में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है जो बना रही है, दूसरी ओर वही महिला अपनी उंगली नहीं चला पा रही है। और फिर उसमें कहता है शायद उसकी जो अंगूठी है वो उसके उंगली पर बहुत भारी तरीके से बैठी है, अर्थात भारी पड़ रही है। अंगूठी कैसे भारी पड़ेगी, इसको पोएटेस ने अगली 4 लाइनों में बताया है। वेरी इंटरेस्टिंग। द पोएटेस स्पीक्स अबाउट दिस वेट ऑफ रिंग in the next paragraph. The tigers in the panel that she made. The tigers in the panel that she made. पैनल मतलब वही स्क्रीन जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें गोल रिंग होती है, वूलन कपड़े से बना रही हैं। टाइगर, कैसा टाइगर? prancing टाइगर, उछलता कूदता हुआ टाइगर। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. वह जारी रहेगा, will go on. कब जारी रहेगा? उसकी मौत के बाद भी। When aunt is dead, देखिए first paragraph is about the tiger and its characteristic. The second paragraph is about what the lady is doing. जेनिफर क्या कर रही हैं? और ये भी स्पष्ट है कि जेनिफर के हाथ में अंगूठी है, हाथ कांप रहे हैं। बट वन लाइन इज हियर, द मैसिव वेट इज ऑन हर हैंड। मैसिव वेट ऑफ व्हाट? मैसिव वेट ऑफ द रिंग। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मैसिव वेट ऑफ द रिंग इज सिंबॉलिक। वेट ऑफ द रिंग से पोएट का तात्पर्य है वेट ऑफ मैरिड लाइफ। वैवाहिक जिंदगी का जो वजन है, इस रिंग के बाद वैवाहिक जीवन की जो बातें हैं, जो तकलीफें हैं, उसका वजन उसके मन में, शरीर में। एंड थर्ड, एंड दिस पैराग्राफ इज अबाउट इमेजिनिंग और स्पीकिंग अबाउट पोस्ट जेनिफर्स टाइम। जब जेनिफर नहीं रहेंगी तो क्या होगा? तो पोएट सेज when the aunt is dead, her terrified hand will lie. उनके जो हाथ घबरा रहे थे, थरथरा रहे थे, वो स्थिर हो गए हैं। झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। रुक के स्थिर होके ये हाथ बहुत झूठ बोल रहे हैं। पोएट अपनी तकलीफ, अपनी एगोनी, अपना गुस्सा दिखा रही है ऐसा कह के। She is expressing her anger, displeasure that they will lie. And then she says, is still ringed with ordeal. अब वो मर गई है, लेकिन अब वैवाहिक अंगूठी जो है वह किस बात की निशानी है? वो अंगूठी अब मृत्यु के बाद उन दिनों की, उन तकलीफों की, उन कठिनाइयों की निशानी है जो वैवाहिक जीवन की थी। Still ringed with ordeals. Ordeal मतलब तकलीफ। I underwent ordeal, bad times. She was mastered by, वो ordeal कौन दिया था?
जो उसका मालिक था, जिसने उससे विवाह किया था, जिसने उसे अंगूठी पहनाई थी, जिसने उसे अपना बनाया था, उसकी तकलीफ, उसके द्वारा दी गई तकलीफ। द टाइगर, लेकिन ये सब के बाद भी द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, इस पैनल में उसने जो टाइगर बनाया है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing, जारी रहेगा। क्या जारी रहेगा? उसका उछलना कूदना जारी रहेगा। प्राउड एंड अनअफ्रेड, घमंड दिखाई देगा, अनअफ्रेड रहेगा, निर्भय दिखाई देगा। कौन? वो टाइगर्स। कहाँ? जो वो पैनल में बने हुए। पैनल में बने हुए टाइगर थोड़ी बदलेंगे बनाने वाले की मृत्यु के बाद, वो तो अमिट है। So the poetess says that even after she is dead, two things will happen. One is the hands are no more shaking, they are telling lie. Second, however, the tigers will keep roaring, the tigers will keep prancing, they will keep looking proud and unafraid. घमंडी, उनमें घमंड दिखाई देगा, निर्भय दिखाई देंगे, उछल कूद करते हुए दिखाई देंगे। This is what is the end of the poem also. You must be wondering, poem has just started and it has come to an end. Right? And what is this poem? A simple narration of a woman weaving tigers on a piece of screen. और दो लाइन कवियत्री ने अपनी तकलीफ़ों के बारे में लिखी है, जेनिफर की तकलीफ़ के बारे में, बस। So what is so great about the poem? Well, tiger is symbolic. Aunt Jennifer is symbolic. The ring is symbolic. सिंबल का उपयोग किया है उन्होंने, प्रतीक चिन्हों का। Aunt Jennifer अर्थात महिलाएं। You imagine that by name Aunt Jennifer, the poetess means ladies, women folk in the world. The ring and the massive weight, शादी के बाद आने वाली कष्ट, यातनाएं, दिक्कतें. That is next symbol. She does not directly say कि ये सब दिक्कतें आएंगी, but she says the ring, the weight of the ring will be heavy on woman. जैसे ही महिलाओं की शादी होती है, उन पे वैवाहिक जिंदगी का दबाव आ जाता है. And the third symbol is the tiger. Tiger is the symbol of manhood, जो उछल कूद करता रहता है. दुनिया आए दुनिया जाए, कोई जिए कोई मरे, टाइगर अपना सतत रूप से बहादुरी दिखाते रहता है, निर्भय दिखता है, घमंडी रहेगा और उछल कूद करता रहेगा. टू prance माने उछल कूद करना. लुक एट दैट बेबी prancing so beautifully. उस बच्ची को देखो कितनी सुंदर से उछल कूद कर रही है. Oh, that girl is prancing around. वो लड़की उछल कूद कर रही है, छलांग लगा रही है. तो ये बहादुर कौन है? टाइगर किस चीज का प्रतीक है? जैसे आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ वीमेनहुड, महिलाओं का प्रतीक हुई है. रिंग वैवाहिक जिंदगी का प्रतीक है. तो इस पोयम में टाइगर किसका प्रतीक है? पुरुष का, पुरुषों का. अर्थात पुरुष लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता. वैवाहिक जिंदगी हो, वो मर जाएं महिलाएं, लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो इतने निर्मम हैं, इतने निर्दयी होते हैं कि वो निर्भय होकर उसी घमंड के साथ घूमते रहते हैं जैसे कि टाइगर. So this is an attack on domination of women or men over women. ये
पुरुष समाज पर हमला है। ऐसा समाज जहां पर सभी जगह पुरुष हावी हैं और अकारण ही हावी हैं, फॉर नो रीजन। तो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोयम? इस कविता का निष्कर्ष क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, सिंबॉलिक रूप से पोएटेस कुछ कहना चाहती है बड़ी कटुआहट के साथ। क्योंकि पोएट भी एक महिला है, कवयित्री भी एक महिला है, उसे महिलाओं का दर्द मालूम है। शी फील्स द पैंग ऑफ विमेनहुड। महिला होने की जो तकलीफों का उसने इस कविता में जिक्र किया है और बताने की कोशिश की है कि हाउ वीमेन आर इल ट्रीटेड इन द सोसाइटी। महिलाओं के साथ कैसे समाज में बुरा व्यवहार होता है और उस बुरे व्यवहार को किस रूप में बताया है? विवाह के बाद कैसे पति उनके साथ बर्ताव करता है, जिससे वो महिलाएं जो हैं वे विवाह के कड़वे अनुभव, विवाह के बाद की होने वाली यातनाएं, तकलीफ़ें, हस्बैंड के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, पुरुषों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार आदि को सहती हैं। और यही जो अंदर सहती हैं, इस सहने का परिणाम क्या है? घबराहट, हाथ का कांपना, कंपन। कंपन किस बात की ओर इशारा कर रहा है? घबराहट का। किस बात का घबराहट? किस बात की घबराहट? पुरुषों के दबाव की घबराहट। So the summary of the poem is that the poetess want to tell that the world is patriarchal. Patriarchal मतलब पुरुष प्रधान समाज। The world is patriarchal, पुरुष प्रधान समाज है। And in this world, males are like tigers. Whatever may happen in the family, it makes no difference to them. They are not scared. पेड़ के नीचे शिकारी हैं फिर भी नहीं डरते। पुरुष लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। They keep jumping around. In this patriarchal society, men have all the fun. They can roam about freely. They have no restrictions. कोई उनमें बंधन नहीं होता, कोई उनके लिए दिक्कतें नहीं हैं। पुरुष स्वतंत्र हैं, जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं, दुनिया में कहीं भी, जंगल का अर्थ है दुनिया, किसी भी तरह की बाधाएं या बंधन नहीं है। On the other hand, women, the moment they get married, they are confined to many rules. जैसे ही महिलाओं का विवाह होता है, वो बहुत सारे नियमों में बंध जाती हैं, उनको बांध दिया जाता है, बंधन हो जाता है। They are dominated by males because the world is male dominated society. दुनिया जो है वह पुरुष प्रधान समाज हो गया है। अफसोस इस बात का है, दिस पोएटेस इज शी इज इन अ डीप एंगर एंड शी सेज इतने वर्षों से पुरुष प्रधान समाज की बुराइयों की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी विच इज मेल डोमिनेटेड एंड हैज मैनी इविल्स। लेकिन अंतर कुछ नहीं पड़ा है समाज में। पुरुषों की सोच अभी भी वैसे ही है जैसी पहले थी। आज भी वे महिलाओं को अपने से नीचे ही मानते हों, आज भी वे महिलाओं को बंधन में रखते हैं, आज भी वे महिलाओं को मुक्त नहीं देखना चाहते, उन्मुक्त प्रांसिंग करते हुए नहीं देखना चाहते। खुद प्रांसिंग करेंगे, खुद यहाँ वहाँ जाएंगे, उछल कूद करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन महिलाओं के द्वारा प्रांसिंग करना
और प्रांसिंग का अर्थ क्या है? प्रांसिंग का अर्थ केवल उछल कूद से नहीं है, यहाँ प्रांसिंग का अर्थ है उन्मुक्त होना, स्वतंत्र होना। The women are not free. Women are in chains all the time. Some or the other kind of chain is there on women folk. That has made them subdued. That has made them weak. And they are called weaker section of the society. उनको समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है. Weaker section. Why weak? Who made them weak? These males, these tiger-like male, they have made them look weak because they have tortured them, they have treated them badly, they have harassed them, they have ill-treated them all along. They have treated them as second-class citizens, second-grade citizens, with male being the first. No matter how bad males may be, but they are definitely superior to women. ऐसा आपने भी समाज में देखा है. पुरुष कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी बुरी मानी जाती है. चाहे वो शराबी पुरुष हो, चाहे निकम्मा पुरुष हो, चाहे आलसी पुरुष हो, चाहे गंदे चरित्र वाला पुरुष हो, किसी भी तरह का की बुराई पुरुष में हो तो भी वह अपनी स्त्री से ऊपर ही माना जाता है. This is something very bad that the author is trying to speak about, that the writer is trying to speak about, that the poetess Miss Rich is trying to speak about. And as I told you right at the beginning, that the poetess has fought for the cause of women. She is famous for participating in all movements related to women. जो पोइटेस हैं, मैंने प्रारंभ में बताया, महिला आंदोलनों से बहुत निकटता से जुड़ी हैं और सतत रूप से उसने महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाई है. ये कविता उसी आवाज़ को प्रतिबिंबित करती है. दिस पोएम इकोज द pangs, the pains that the author has undergone or has felt. She may have undergone, you never know. शायद ऑथर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए उसने आंट जेनिफर के नाम से अपनी तकलीफों पर एक कविता लिखी होगी. यू नेवर नो. और जो कि स्वयं महिलाओं के लिए लड़ रही थी, पूरी संभावना है दैट द ऑथरेस हरसेल्फ मस्ट हैव फेल्ट द बाइंडिंग्स, बंधन ऑफ मैरिड लाइफ. मैरिज के बाद के होने वाले जो बंधन हैं उसको उसने महसूस किया होगा और इसी अपने अनुभवों को उसने आंट जेनिफर के माध्यम से कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी होगी. सो dear friends, this poem is very sensitive about the cause of women. It clearly tells the gap that is there between man and woman. And it shows that man is unnecessarily ill-treating the women by behaving like a tiger. Women folk deserve same treatment as men. महिलाओं को भी पुरुषों का दर्जा मिलना चाहिए. Why harass them? Why the weight of marriage falls on her? विवाह के बंधन का जो वजन है वो महिलाओं पे क्यों पड़ता है, पुरुषों पे क्यों नहीं? पुरुष बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, किसी तरह के बंधन नहीं रहते. So the authoress is questioning this. She wants to change the society, and that is what she is trying to say repeatedly. और अपनी तकलीफ को इस कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए she wants that women be given the same status as men. So with this poem comes to an end. Hope you have understood the poem, and you also have understood that how through symbolism
प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पोएटेस हैज वेरी सक्सेसफुली, very strongly sent a message across to everyone in the world. Symbol tiger for men, symbol हाथ के कांपने का, fluttering of fingers, यातनाएं, ordeals, and also through the symbol, other symbol, she has conveyed the message that men must honor, respect, give due to all the women at par with himself or herself. So now with this end of the poem, we move on to the question answers. It's a very subtle poem. ये कविता में बहुत मैसेज है. कठिन शब्दों की बात है तो कुछ ही शब्द हैं जो मैं बता दिया हूँ. In the process, we might find still one or two more, but I will go ahead with now the question answers. The first question: how do denizens and chivalric, how do denizens and chivalric add to our understanding of tiger's attitude? ऐड करना मतलब जोड़ना. हमारी समझ, ये जो शब्द हैं डेनिजन और शिवैलरिक, ये बाघों के दृष्टिकोण को समझने में किस प्रकार हमारी मदद करते हैं. बाघ के दृष्टिकोण, हाउ डू दे हेल्प अस, दीज टू वर्ड्स. एंड एज आई सेड, डेनिजन्स मीन्स निवासी, डेनिजन्स ऑफ द जंगल, denizens of the city. Now tigers are, the answer is, the tigers are beasts of prey. वे शिकार करने वाले जानवर हैं. आदमी भी वैसा ही शिकारी है, वो बस शिकार ही करते रहता है. आदमी की तुलना टाइगर से करके पोएटेस बताना चाह रही हैं कि आदमी भी टाइगर जैसा ही शिकारी है. प्रे माने शिकार, PREY, प्रे. PRAY, प्रे माने प्रार्थना करना. PREY माने शिकार. बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट माने जानवर. सो द टाइगर्स आर द बीस्ट ऑफ प्रे एंड दे लिव इन जंगल्स far, far away. They are denizens of the forest and are called chivalric because they are much above the rest of the animals. अन्य जानवरों की तुलना में वे बहुत ऊपर हैं बहादुरी में. इतने बहादुर कि उनके पास शिकारी आके भी खड़े हो जाए वो नहीं डरते, वो भागते नहीं. They are far above other animals in strength, in their जिसको हम कहेंगे बहादुरी, बहुत ऊंचे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं. And that is the reason why they command very high position in society, in animal world. Animal world में they command very high position. जानवरों के बीच में उनकी जो स्थिति बहुत ऊंची है. Poets want to say the same about men. इसी प्रकार ह्यूमन वर्ल्ड में पुरुषों ने अपने को बहुत ऊंचा बना के रख लिया है. They have made them go up. Though these animals live far away, they are jungle living animals, but in terms of strength, they are far, far ahead of the rest. So that is why the word used is denizens and chivalric. They help us in understanding the attitude of the animal. Question number 2. Why do you think
Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool. Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool. Fingers, hand हिल रहे हैं. Why do you think? In the second stanza of this poem, it is mentioned clearly. They are fluttering through the wool. Why is she finding the needle so hard to pull? The same question continues. Why is she finding the needle so hard to pull? The answer is very simple. वो बाग को बुन रही हैं, बुनाई कर रही हैं, हाथ कांप रहे हैं. And why is it fluttering through her wool? The answer is her past is weighing so heavily on her. उसका जो भूत है, भूतकाल का भूत, वैवाहिक जिंदगी जो है, उस वैवाहिक जिंदगी के जो कड़ुए अनुभव हैं, अप्रिय घटनाएं हैं, यातनाएं, तकलीफें हैं, वो अनुभव उनके हाथों पर एक तरह से वजन बन गए हैं और इसीलिए उसके हाथ कांप रहे हैं, इसीलिए उसे सिलना मुश्किल हो रहा है. अभी उसका काम क्या है यहाँ पर? यहाँ जो काम कर रही है, एक लक्ष्य है कि मुझे ये बुनना है. अपने लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पा रही है, हाथ कांप रहे हैं. लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि ज़िंदगी भर में उसको यातनाएं मिली हैं, तकलीफ़ें मिली हैं, तो उसके जो अपने खुद के सपने रहे होंगे वो नहीं ले पा रही हो. See the beautiful symbolism. The lady is trying to weave, बुनना चाह रही है, नहीं कर पा रही है. तो author says this is again a symbol. एक प्रतीक के रूप में उसका उपयोग किया है. महिला के भी अपने सपने होते हैं, महिला के भी अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, सपने, लक्ष्य जिंदगी के होते हैं. But unfortunately, her post-married life usually is bad. Usually. She is treated as second grade. She is blamed for everything that is wrong in the family. Male-dominated society is the picture that is there all over the world. तो वो कैसे अपने सपनों को पूरा करेगी? लेकिन यदि वहाँ वो सपने पूरे नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर वो कोशिश कर रही है कि मैं एक बनाऊं. और बना भी क्या रही? टाइगर बना रही है. ऐसा बनाते हुए वह मानो पैट्रियार्किक सोसाइटी, पुरुष प्रधान सोसाइटी की ओर इशारा कर रही है. और हाथ कांपते हुए, उसके कांपते हुए हाथ ये बता रहे हैं कि इस पुरुष प्रधान सोसाइटी जो टाइगर के रूप में सिंबलाइज किया है, उसने उसके ऊपर इतना वजन कर दिया है, उसने उसको इतनी यातनाएं दी हैं कि वे उसके सारे सपने, सारे मंसूबे उसके अधूरे रह जाते हैं. स्ट्रगल कर रही है उसको. उसके वैवाहिक जीवन के जो भी कड़वाहट थी, जो भी अनुभव थे, वो रिंग्ड फिंगर में उसके भरे हुए हैं और इसीलिए वो सुई भी नहीं खींच पा रही है. अर्थात इसीलिए वो अपने जीवन की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पा रही है. किस लिए? पुरुषों के प्रधानता के कारण, पुरुषों के द्वारा समाज में की जा रही यातनाओं के कारण. Constantly you will find this poem is about ill treatment being given by men. पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचार पर यह हमला है मानो ये कविता. Third question. What is suggested by imaginary massive weight of uncle's wedding band? Imaginary, कल्पना है. कवियत्री ने कल्पना के माध्यम से सब लिखा है. तो क्या कहना चाह रही है वो? What is suggested? क्या कहना चाह रही कवियत्री? मैसिव वेट
of uncle's wedding band? वेडिंग बैंड के भारी वजन से उसका क्या तात्पर्य है, क्या मायने हैं? This poem is very, very rich in imagery. Very, very rich in imaginary. The massive weight of uncle's wedding is suggestive of the weight of the unpleasant life that the women have. Generally, the weight of the unmarried life, unpleasant life. And that unpleasantness is reflected in her hand, which is fluttering. जो कड़वाहट है जिंदगी की, उसकी ओर इशारा है मैसिव वेट का अर्थ. वेट ऑफ रिंग्ड मैरिज रिंग, वेडिंग रिंग. ये रिंग केवल विवाह का प्रतीक नहीं है, ये रिंग एक बंधन का प्रतीक है. पर उस बंधन में पुरुष प्रधान समाज में पुरुष हावी हो जाता है महिलाओं पर, और बराबरी का बंधन वो नहीं रह जाता. इट इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इक्वल्स. Unfortunately, after the marriage, it turns out to be an agreement between unequals. One is like tigers, and the other is dominated. One is a dominant factor, the other is dominated factor. So this massive weight is suggestive of the unpleasant experiences in Aunt Jennifer's life, married life, or for that matter in the life of all women. The bond of marriage with her husband remains unbreakable because वो रिंग पहन लिया है. तो जो विवाहिक संबंध हैं वो तो टूटेंगे नहीं, अनब्रेकेबल, लेकिन कड़वाहट रहेगी पूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What difficulty does Aunt Jennifer face while making her tiger, and why? What difficulty does Aunt Jennifer face while making her tiger, and why? Answer is very simple. The difficulty she faces while making the tiger is that her hands are fluttering, hands are wobbling, hands are shaky, and because of that she is unable to hold the needle properly. She is unable to work on her work properly. She is unable to do proper work क्योंकि सुइयां हिल रही हैं. Now the next question is why? ऐसा क्यों हो रहा है? Why is her hand fluttering? Again the answer is very well known to you now. Her hands are fluttering because in poet's words, her hands have the wedding ring with massive weight.